जय श्री राम। इस वीडियो में मैंने अपने अल्मोड़ा, जागेश्वर, कोशानी और रानीखेत की यात्रा का सुंदर वृत्तांत रखने का प्रयास किया है। बात पर्वतीय अंचल की हो तो वृत्तांत अपने आप सुंदर हो जाता। कोशानी की जिस सुंदर छटा को देखकर महात्मा गांधी भी बरबस बोल पड़े थे कि जब कोशानी जैसी जगह भारत में है तो लोग स्विट्ज़रलैंड क्यों जाते हैं, समझ से परे है। अर्थात स्विट्ज़रलैंड से कम सुंदर कोसानी भी नहीं है। ऐसे वर्णन तो साहित्य में मैंने बहुत पढ़ रखा था, लोगों से सुनता भी रहता था, लेकिन बात अपने नैनीताल के पूर्ण आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्य करते हुए कुछ 1.5 वर्ष व्यतीत होने के बाद की है, जब मेरे मन में यह विचार आया कि पर्वतीय अंचल का भ्रमण करना चाहिए। एक तो कार्य को छोड़कर और भ्रमण के लिए निकला जाए, यह मुझे बहुत उपयुक्त नहीं लग रहा था, और दूसरे यदि घोषित करके यह प्रवास बनाया जाए तो जगह जगह अभिभावक, शुभेच्छु परिवार संगठन के लोग यह अपेक्षा करते कि मैं उनसे मिलते, उनका अतिथि बनते जाऊं। इन दोनों बातों से बचने के लिए मैं एक दिन अपने अनुसार फक्कड़ी या यावरी वृत्ति से यात्रा का मन बनाया। आगे की एक पंक्ति पढ़ी थी, अरे यायावर रहेगा याद। यह यायावर शब्द यानी ये घुमक्कड़ शब्द मेरे मन में बलौती हो रहा था। मैंने मन ही मन विचार किया कि अब यह यात्रा अकेले और अपने अनुसार पूरी करूँगा। अपने उप प्रधानाचार्य श्रीमान हरिबाबू वार्ष्णेय को एक दिन यह बताकर कि मैं 2-3 दिन अपने निजी प्रवास से बाहर रहूँगा, किसी को मेरे बाहर जाने का ठीक प्रयोजन न बताइएगा। वे मेरे सच्चे आत्मीय, उन्होंने मुस्कुराकर विश्वास दिलाया। यात्रा के प्रारंभ तिथि में अति प्रातः जैसे ही अंधेरा छटा, मैं एक छोटा सा झोला जो कंधे में भूदानी झोला होता, उसमें थोड़े सामान को रखकर और उतर पड़ा, क्योंकि गर्मी जाड़े के कपड़े सामान्यतः वही रहते, अन्यत्र यदि कहीं आवश्यकता पड़ती तो उसकी चिंता व्यवस्था हो जाती, यह विश्वास था। विद्यालय से जैसे ही पैदल 2 किलोमीटर उतरा, कुमाऊं मंडल निगम विकास की बस मिल गई। बस अल्मोड़ा की थी, उस पर बैठा। बस 1 किलोमीटर चली कि दाहिने हाथ सुंदर एक आश्रम दिखा, जो पायलट बाबा का आश्रम है। योगी पायलट बाबा, जो अपने सन्यास के पूर्व सचमुच में पायलट थे, विलक्षण योगाचार्य, तांत्रिक सिद्धियाँ। अब उनका वर्णन कभी मैं अन्यत्र अलग समय पर करूँगा, लेकिन ऐसा एक पावन तीर्थ का दर्शन कर यात्रा का शुभारंभ हुआ। आगे भवाली नगर आया। भवाली नगर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, 1-2 बार आया भी। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में गीत फरोश नामक एक कविता में उल्लेख आता है, यह गीत भवाली की है हुआ हवा हुजूर। यानी यहाँ की हवा का कुछ ऐसा वैशिष्ट्य है कि जो तपेदिक के बंद अवरुद्ध कोष्ठ को भी खोल देता। यहाँ के चीड़ की वादियों से निकली हवा में औषधीय गुण होता। वहाँ सेनेटोरियम भी है। कमला नेहरू जी वहीं एडमिट हुई थीं। भवाली पर्वतीय अंचल के फलों के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता। यह भवाली शायद कोई फल पहाड़ का या मैदान का हो जो वहाँ न मिले, सब मिल जाता। ऐसा सुंदर भवाली का एक केंद्रीय स्थान, जहाँ से
तीन तरफ के रास्ते खुलते, अल्मोड़ा मार्ग आइए, नैनीताल जाइए या फिर हल्द्वानी एक अलग मार्ग से जाइए। ऐसे एक सुंदर संगम पर बसा भवाली। भवाली से फिर कुछ नीचे उतरते हुए घने जंगलों का क्रम प्रारंभ हो जाता। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसा सुंदर पावन तीर्थ, जिसको सुना तो था लेकिन दर्शन की लालसा मन में होते हुए कोई आशा नहीं थी, वह कैंची धाम। पूज्य बाबा नीम करोड़ी दास जी, जो हनुमान जी के साक्षात अवतार थे, स्थान स्थान पर जिनके मंदिर हैं। आप कभी लखनऊ के हनुमान सेतु पर आइए तो वो मंदिर उन्हीं का बनाया, उन्हीं की योजना का प्रतिरूप है। ऐसे नीम करोड़ी बाबा का वह पावन धाम, जहाँ मंदिर तो कम हैं लेकिन अकेले बाबा के वहाँ होने का अपने आप में बड़ा महत्व था। यद्यपि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो बाबा परम लोक धाम सिधार चुके थे, लेकिन जब तक रहे तब तक की बातें सुना सुना कर लोग बाबा के सिद्ध योगी होने का विश्वास और पक्का कर देते हैं। वहाँ उबले चने का जो प्रसाद मिलता, एक मुट्ठी चना खाकर मन में अजीब तोष होता। घर पर प्रयास करके भी ऐसा चना नहीं बनाया जा सकता। यह स्टेशन तो नहीं था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर बाबा के परम भक्त थे। वे चाय पीने का एक उपक्रम निकालकर और बस वहाँ रोक लिए और कहे कि 15 मिनट बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं 15 मिनट चाय के बजाय मंदिर के दर्शन में लगाया। उसके बाद बस फिर चली और एक और नगर आया जिसे लोगों ने गर्म पानी कहा। नाम थोड़ा विचित्र था। मुझे लगा कि वहाँ के स्रोत में गर्म पानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं। पानी तो ऐसा ही ठंडा चिलचिलाता स्थान का बस नाम था। बाद के दिनों में तो मैं अनेक बार उधर आया, लेकिन बस के सहयात्रियों ने बताया कि यह गर्म पानी जलपान के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ आलू की टिक्की, लाल चने का छोला और खीरे का रायता, ऐसी बहुत सारी सामग्री, और सबसे अच्छा यहाँ की पहाड़ी विधि से बना हुआ देसी आलू का गुट्टक, यह सब जलपान के लिए बड़ा उपयोगी होता है। मन में इच्छा थी कि इसे ग्रहण करना चाहिए। बस रुकी और मैंने उसे खाकर सचमुच सहयात्री के कथन की पुष्टि किया। गर्म पानी के बाद हम सब सीधे अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा रुककर बाजार का दर्शन कर वहाँ वो मिठाई की दुकान देखी जहाँ पर पहाड़ की सबसे लोकप्रिय मिठाई, बाल मिठाई, चॉकलेट और सिगौड़ी, ये सब उपलब्ध होती। मैंने पूछा कि इन मिठाइयों का वैशिष्ट क्या है, तो उन्होंने बताया कि खोए को भूनकर इतना लाल कर देते कि वह महीनों खराब नहीं होता, और उस पर यदि वो लाल वाली गोली, सफ़ेद वाली गोली न लगाएं तो चॉकलेट, लगा दिया तो बाल मिठाई, और ऐसी मिठाई को लोग सुदूर गांव में ले जाते, महीनों रखते, खराब नहीं होता। जो मिठाई वहाँ सिगौड़ी नाम से मिली वह अनोखी थी। वहाँ के एक विशेष किस्म के पत्ते पर शंक्वाकार, जैसे आइसक्रीम का शंख बनाया जाता, वैसे उसके भीतर खोए की एक मिठाई डाली जाती, जो अपने मैदान के कलाकंद की तरह होती, थोड़ा और ढीली कह सकते हैं, लेकिन हर बार वो इतनी ताज़ी होती कि मुंह में अगर लग जाए तो बिना सिगौड़ी के 2 पत्ते खाए मन तृप्त नहीं होता। ऐसी मिठाई, और जिसके प्रभाव में आकर पूरे अल्मोड़े में अब वह मिठाई उसी रौनक के साथ बिकने लगी है। वहाँ वो गली, जिसे ठठेरी गली कहा जाता,
जिसमें टमटा लोग तांबे के उपकरण बनाया करते, बर्तन बनाया करते, मूर्तियाँ बनाया करते। पहले तो वे एक वैज्ञानिक का कार्य कर और पहाड़ से अयस्क को निकाल कर और उसका शोधन करके तांबा बनाते, लेकिन अब इस कार्य पर रोक है। अब बाहर से तांबा लाकर इस कार्य को वे करते हैं। अल्मोड़ा नगर में बिताने का कोई बहुत समय नहीं था, तो एक अन्य साधन लेकर फिर हम जागेश्वर धाम गए। जागेश्वर धाम शिव का पावन मंदिर है, पावन तीर्थ है, जहाँ मुख्य मंदिर महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता। यदि आयु क्षीण हो, यदि किसी प्रकार का कुंडली में व्याघात हो, तो वहाँ पूजा कराने का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों को देखकर एक मंदिर वहाँ शिव का और भी है, जिसको दारुकावन नागेशम दारुकावने, जो वर्णन आता है कि दारुकावन में नागेश धाम का दर्शन भी वहाँ करने को मिलता है। वहाँ पर श्राद्ध कर्म के लिए कुछ अलग जगह भी है। वहाँ मुझे एक विचित्र का अनुभव हुआ। एक दुकान पर बैठकर मैं चाय पी रहा था कि दो भालू जैसे बड़े बड़े कुत्ते, जिसको लोग भूतिया कुत्ता कहते, वह आकर मेरे अगल बगल घूमने लगा। मैं डर गया। लोगों ने कहा नहीं, ये बड़े सरल होते हैं। दिन के समय में ये सामान्य गाय के बछड़े की तरह से पीठ पर थोड़ा सहलाने जैसा हाथ मांगते, लेकिन रात को अगर सामने सिंह भी आ जाए और ये दो हों तो उसका डट कर सामना करते। ऐसे भूतिया कुत्ते जो शाकाहारी होते, जो बड़े सरल होते, लेकिन सुरक्षा के लिए वहाँ के लोग अपने घरों में पालते। यह एक सुंदर प्रसंग वहाँ अनुभव में आया। ऐसे कुछ क्षण बिताने के बाद आगे की यात्रा की जल्दबाजी भी थी। मुझे तब जाकर इस बात का भूल हुई कि अपने यात्रा में कुछ और दिन लगाने चाहिए थे। फिर जल्दी में मैं बस स्टेशन अल्मोड़ा आया, वहाँ से कोसानी की बस पकड़ा। यह ध्यान में आया कि हम थोड़ा देर हो गए हैं, कोसानी पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो सकता है। चिंता थी कि या तो महंगे होटलों का सहारा लेना होगा, या मुझे जैसा कि मालूम था कि कोसानी के मुख्य चौराहे पर अपना एक शिशु मंदिर है, वहाँ कोई न कोई व्यवस्था मिल जाती। इसकी मन में इच्छा तो थी, लेकिन समय से पहुँचने पर गलती ये हुई थी कि मैदानी लैंडलाइन के खराब होने के कारण वहाँ संपर्क और अपने पहुँचने की सूचना नहीं दे पाया था। खैर, बस में बैठ चल पड़ा कि जो होगा देखा जाएगा। कुछ दूर चला तो लोगों ने बताया ये गांव है, 3-3, 4-4 घरों के गांव के नाम पूछा तो चौंक गया। नाग, किन्नर, यक्ष, ऐसे गरुड़, ये छोटे छोटे गांव, लेकिन इनके नाम अत्यंत पौराणिक प्राकृतिक। मन संतृप्त हो गया और ये जानकारी मिली कि यहाँ अल्मोड़ा हो या इन गांवों का नाम हो, इसमें एक से एक महापुरुष, पंडित, विद्वान, ज्योतिषी पैदा हुए। मेरे पिताजी भी ज्योतिषाचार्य रहे, काशी के ज्योतिषाचार्य। उनकी लाइब्रेरी में आज भी अल्मोड़ा के विद्वानों के लिखे हुए कई ज्योतिष ग्रंथ उपलब्ध हैं। तब उस स्थान का वैशिष्ट्य ध्यान में आया। मैं आगे बढ़ा, चलता रहा। वहाँ की लाल मिट्टी और उसका सौंदर्य देखते बनता। कौन सी जगह, कौन सी पहाड़ी अधिक सुंदर है, ये कहना कठिन। एक पहाड़ी पर चढ़ो, अगली पहाड़ी दिखाई पड़ने लगती। ऐसे यात्रा दिन भर की लगभग समाप्ति की ओर थी और आखिर हम आ ही गए कोसानी। और जैसा कि मुझे चेताया गया था, कोसानी पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। अंधेरा पहुँचने पर चिंता यही थी कि अब रात्रि विश्राम कहाँ हो। मैं विद्यालय का बोर्ड देख लिया। वहाँ पहुँचा तो एक अत्यंत वृद्ध वहाँ का चौकीदार दिखाई पड़ा। मैंने पूछा, बाबा मैं भी इस मंदिर परिवार का हूँ, कुछ रुकने की व्यवस्था हो सकती है? कहा, बाबूजी अतिथि कक्ष की चाबी लेकर तो प्रधानाचार्य जी चले गए,
लेकिन मेरे पास एक सेट बिस्तर और रहता। अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो यहाँ बरामदे में तख्त है, इस पर डाल दूँगा और आप आराम से सो जाइएगा। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि कोई शाकाहारी होटल है। वो कहा बाबूजी, होटल तो सब वैसे ही हैं, यहाँ के लोग मांसाहारी होते, रात्रि के समय में वहाँ मद्यपान का भी वातावरण होता, तो वह स्थान तो आपको उपयुक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको ऐसी जगह बताता हूँ कि जहाँ का भोजन करके आप तृप्त हो जाएंगे। उसने कहा कि ये जो बसों के लोग आते हैं वे सारे लोग उसी ढाबे पर जाते हैं। नीचे यहाँ से 100 कदम उतरेंगे तो एक झोपड़ी मिलेगी। उस झोपड़ी में एक बूढ़े दादा सीमित 2-3 आइटम बनाते हैं, लेकिन उनके बनाए भोजन में अमृत का स्वाद होता है। आप वहाँ जाएं और अपने अनुसार आज रात के लिए जो उपयोगी हो भोजन कर लें। मैं वहाँ गया, सरसरी तौर पर देखा कि क्या कुछ मिल सकता है। उसने बताया कि जो दाल सुबह बनी थी या जो यहाँ का परंपरागत वैशिष्ट है वह सब अब आज देर होने के कारण समाप्त हो गया है। अगला भोजन बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ अभी अभी अरहर की दाल बनी है, बघारा नहीं गया है। इसको बघार देता हूँ, आप रोटी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, और यहाँ मक्खन की टिक्की है, यह लेकर और भोजन कर लीजिए। मैं वही किया। दादा के बनाए हुए मोटे मोटे कोयले और लकड़ी की आंच पर सिके रोटी के टिक्कर, गाढ़ी फ्राइड दाल, उसके साथ मक्खन की टिक्की, और उसे खाकर इतना आत्मतोष हुआ कि मन तृप्त हुआ। और अपने चौकीदार बूढ़े दादा की बात सुनकर मन श्रद्धावनत हो गया कि उन्होंने मुझे ठीक सलाह दी। यही हुआ। भोजन करके पूरी तरह से तृप्त होकर मैं आकर सो गया। उनके साथ थोड़ी देर बातचीत करता रहा। उन्होंने कहा कि सवेरे घंटी बजती है, उस घंटी के बजने के पहले मैं आपको जगा दूंगा और वहाँ से आप कोसानी की सुंदर सूर्योदय की छटा का दर्शन कर सकेंगे। मैंने पूछा वह स्थान कितनी दूर है? कहा बिल्कुल सड़क पार करेंगे तो वह जगह है। मैं निश्चिंत होकर सो गया। दिन भर का थका, रात कब व्यतीत हुई पता नहीं लगा। कानों में घंटी की आवाज़ पड़े और मैं चल के देखने लगूं। यह बात मन में थी। जो समय बताया गया था उस पर जगकर मैं हाथ मुँह धोकर और फिर जब अपने शीतकालीन वस्त्र को धारण किया तब घंटी बजी और मैं जल्दी पहुंचना कि कोई क्षण चूक न जाऊं। वहां जाकर देखा और यह बताया गया था कि कम से कम 2 घंटे वहां बैठना चाहिए। मैं एक सुंदर स्थान लेकर वहां बैठ गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि अपने अपने होटलों से निकलकर कई 100 लोग उस स्थान पर देखते देखते आकर जमा हो गए। अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी सब शीतकाल का प्रभाव और वहाँ पर्वतमालाएं भी अंधकार में छिपी हुई थीं। धीरे धीरे पौ फटी, पर्वत धुंधल के दिखाई पड़ने लगे। लगा कोई दैत्याकार एक आकृति दिखाई पड़ रही है। उजेला हुआ, सफ़ेद बर्फ दिखने लगी। थोड़ी देर और बीता तो उस पर सुनहरी सूर्य की रश्मियाँ पड़ने लगीं। पूरी चोटी मानो सोने की हो गई हो। कंचनजंगा ऐसे ही नहीं कहा गया होगा। तो यह पहाड़ी भी सोने से एकदम जैसे पूरा पर्वत सोने का हो गया हो। और तब फोटोग्राफर या फोटोग्राफी में विशेषज्ञता रखने वाले लोग एक एक क्षण को कैद कर लेना चाहते थे। उसके बाद वह लालिमा खत्म हुई और वहाँ सूर्य की रश्मियों से वह पूरी पहाड़ी जगमगा उठी। ऐसा 2 घंटे का क्रम देखकर सचमुच मन आत्मविभोर हो उठा। बीच बीच में वहाँ कुछ चाय बेचने वाले, कुछ और जलपान या छोटी मोटी सामग्री बेचने वाले भी घूमते रहते। इसलिए जिन लोगों को सवेरे इसकी तलब होती उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। और घूम फिर कर मैंने फिर
अपने कुछ सहयात्रियों सह दर्शनार्थियों से पूछा कि और यहाँ क्या क्या देखना। कहा देखने का कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, लेकिन एक सरला बहन जी का आश्रम है, उसे और देख लिया जाए। उस आश्रम के बारे में मैंने भी पुस्तकों में बहुत कुछ पढ़ रखा था। उसको देखने की मन में इच्छा हुई। थोड़ा पैदल ऊंचाई पर चढ़कर वो आश्रम दिखा। जैसा महात्मा गांधी के साथ सादगी, पवित्रता, स्वच्छता, सत्य, अहिंसा, बंधुत्व यह गुण जुड़ते हैं, उसी का प्रतिरूप वह आश्रम भी है। वहाँ कुछ देर रुककर वहाँ एक सुंदर सी बिक्री हेतु प्रयोग पुस्तकालय भी था, तो उसको देखकर मन प्रसन्न हुआ और तब गांधी जी के वहाँ होने का आभास हुआ। लगा कि जैसे मैं यहाँ हूँ वैसे किसी कोने महात्मा गांधी भी बैठकर ध्यान लगाए होंगे। ऐसा सुंदर दृश्य छोड़कर कन्यानेत्र जाने का मन तो नहीं था, लेकिन आगे की यात्रा के लिए भी मन तैयार करना था। फिर वापस बस स्टेशन आकर वहीं पर दोबारा से कुछ खा पी कर उस वृद्ध चौकीदार को धन्यवाद देकर और बस में बैठ आगे चलने की इच्छा हुई। बस रानीखेत के लिए रवाना हुई। रानीखेत देखकर तो लगा कि वहाँ खेत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। पर्वत की अनेक पर्वतमालाओं को देखने के बाद यह कहना कठिन है कि कौन सी पर्वतमाला अधिक सुंदर, लेकिन मैं निसंदेह इस बात पर एकमत हूँ कि रानीखेत की पर्वतमाला का कोई जवाब नहीं। मीलों लगातार एक समान सुंदर दृश्यावली को देखते हुए और फिर हम रानीखेत पहुँचे। वहाँ भूख बहुत लगी थी। बीच में एक दो मंदिर भी पड़े थे। उन मंदिरों के दर्शन का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर्वतीय अंचल में मंदिर कुछ अधिक होते भी हैं, लेकिन ये दो मंदिर कुछ बड़े भव्य दिव्य थे। उन मंदिरों को देखना अपने आप में ये सुंदर वैशिष्ट्य था। जैसा अल्मोड़ा में चेतिया मंदिर के वर्णन में एक बात कहना रह गया था कि वह वहाँ के स्थानीय गोलू देवता का मुख्य मंदिर है, लेकिन वहाँ बलि परंपरा देखी जा सकती। इसके कारण मेरा मन वहाँ बहुत नहीं लगा। वहाँ उन्हें न्याय का देवता कहा जाता। मैंने देखा कि वहाँ तार के सिक्कों में बहुत सारे पत्र गुथे हुए थे। तब लोगों ने बताया कि यहाँ जब किसी की कोई फरियाद नहीं हो पाती तो यहाँ फरियाद लगाता है। वो कोर्ट से भी निराश हो जाए तो कहता है कि अब मैं गोलू के दरबार में अर्जी लगाता हूँ। वो यहाँ अर्जी लगाता, उसे न्याय मिलता। ये बात अच्छी लगी। अपने आराध्य के प्रति इतना विश्वास, यह एक सुंदर उपक्रम है। तो चेतिया के मंदिर से भिन्न ये मंदिर वैष्णव मंदिर लगे और उन मंदिरों के दर्शन के बाद हम रानीखेत पहुँचे थे। रानीखेत में खाने पीने की एक से एक पहाड़ी वैरायटी। मैं जानबूझकर ऐसी यात्राओं में पर्वतीय अंचल के व्यंजनों को खाना पसंद करता। मैं वहाँ एक आधा प्लेट जितना खा सकता ये पर्वतीय अंचल के डिश को लेकर उसका रसास्वादन किया। एक होटल में रुका। जानबूझकर किसी परिचित के यहाँ रुकना उचित नहीं समझा। होटल में रुककर अपने अनुसार दिन भर भ्रमण करना ये मुझे प्रिय लगा और मैं इस प्रकार रानीखेत में पूरा समय लगाकर दिन भर फिर रात भर, चूँकि यात्रा बड़ी लंबी हो गई थी तो इस 2 दिन की यात्रा की पूर्णता पर एक रात में जमकर विश्राम करना चाहता था। ऐसे विश्राम कर अगले दिन प्रातःकाल फिर से तैयार होकर जलपान आदि करके होटल में गर्म पानी मिल गया, उससे बढ़िया स्नान कर और पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैं होटल वाले को धन्यवाद करते हुए, क्योंकि ये लोग पेशेवर होटल की तरह से व्यवहार नहीं करते, अतिथि देवो भव जैसा उनके मन में विचार था, और होटल मालिक ने जैसे ही ये मन में ध्यान किया कि मैं अध्यापक हो सकता, वो मेरी कोई विशेष चिंता करने लगे।
बीच बीच में आकर हाल चाल पूछ रहे थे, बाबूजी सब ठीक है ना, कुछ चाहिए तो नहीं। वे इस प्रकार से मुझसे संवाद करते रहे। अगले दिन मैं अपनी यात्रा को पूर्ण मानकर और नैनीताल के लिए प्रस्थान किया। एक अलग बस से, एक अलग मार्ग से नैनीताल पहुंचना, वहाँ अपने विद्यालय पहुंचकर और वहाँ की दिनचर्या में फिर से लगना, यह बात मन में लगी थी। यद्यपि सीधे मार्ग से मैं बीरभट्टी पहुंच करके भी विद्यालय पहुंच सकता था, लेकिन अब कि नैनीताल पहुंचा, सोचा कि नैनीताल जाने के लिए विद्यालय से उद्यम करना पड़ता, और आज यहाँ सीधी बस मिल रही है तो मैं वहाँ से विद्यालय पहुँचा। मैं वहाँ से नैनीताल पहुँचा। नैनीताल में 4-6 घंटे समय लगाकर वहाँ भी नैनीताल घूमकर और फिर पैदल उतरकर विद्यालय पहुँचा। सायंकाल श्री हरिभाऊ वार्ष्णेय जी ने मुझसे पूछा कि किसी व्यक्तिगत कार्य से निकले। मैंने कहा आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, उन्हें पूरी बात बता दिया। तब उन्होंने कहा यदि मुझसे आप परामर्श करके जाते तो मैं आपकी यात्रा को और सुंदर बनाता। मैंने उनको कहा कि ये स्वतः स्वीकृत मेरा अपना मन था। यदि मैं सबको बताकर और घूमते जाता तो केवल मेहमान नवाजी होती। जैसा अनुभव लेकर मैं आया हूँ वह अनुभव संभव नहीं होता। मुझे अपने निर्णय पर गर्व था, क्योंकि इस तरह से अकेला फक्कड़ अपने मन की मर्जी के मालिक होकर घूमने का एक अलग सौभाग्य था। मेरे साथ अपना सुंदर कैमरा नोकिया का, मेरे साथ अपनी रूसी एक दूरबीन जो घर की शोभा हुआ करती, ऐसे समय में उपयोगी काम आई। बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारे फोटो